अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक इशू डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल लॉ की जो इन्फोर्समेंट है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और उसके अंदर वीकनेसेस की वजह से एक ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ के ऊपर होता है कि इसको लॉ नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसकी इन्फोर्समेंट बहुत वीक है। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट के क्या मैकेनिज्म्स हैं और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो वीकनेसेस हैं इन्फोर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो किस वजह से हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट का, उसमें एक काफ़ी अहम मैकेनिज्म है सिक्योरिटी काउंसिल का। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। आर्टिकल 24 ऑफ द यूएन चार्टर के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल का बुनियादी मकसद है कि उसने इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। और आर्टिकल 39 अगर आप पढ़ें यूएन चार्टर का, उसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल को इख्तियार दिया गया है कि जहाँ पे भी दुनिया में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को थ्रेट हो वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक एनफोर्समेंट एक्शन ले सकती है। माजी में हमने देखा है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाई हैं स्टेट्स के ऊपर। फिर एक सिक्योरिटी काउंसिल ने स्टेट्स को ये भी इख्तियार दिया है कि वो कोई भी मेजर ले सकती हैं पीस और सिक्योरिटी को रिस्टोर करने के लिए, जिसके तहत 1950s में कोरिया के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लिया गया। फिर गल्फ वॉर के दौरान भी इराक के अगेंस्ट एक मिलिट्री एक्शन लिया गया और 1970s में साउथ अफ्रीका के ऊपर ट्रेड एम्बार्गोज लगी। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो सिर्फ स्टेट्स के अगेंस्ट ही सैंक्शंस नहीं लगाती बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट भी सैंक्शंस लगती हैं। जिस तरह के अलकायदा और तालिबान के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई हैं सिक्योरिटी काउंसिल ने माजी में। तो ये एक काफ़ी अहम मैकेनिज्म है इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट का विद रिस्पेक्ट टू पीस एंड सिक्योरिटी। इस मैकेनिज्म के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है और वो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। हर मेंबर के पास वीटो पावर है। वो अगर वीटो का इस्तेमाल कर लें तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होती। और हमने देखा है माजी में कि इस वीटो पावर की वजह से सिक्योरिटी काउंसिल कई सिचुएशंस के अंदर इनइफेक्टिव भी हो गई है। जिस तरह के कोल्ड वॉर के पीरियड में बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव हुई सिक्योरिटी काउंसिल। फिर सीरिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा है कि रशिया ने वीटो का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से कई रेजोल्यूशंस पास नहीं हो सकी। यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ आई। इसराइल के हवाले से हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो कई दफ़ा वीटो कर देता है उन रेजोल्यूशंस को। सेकेंड एक मैकेनिज्म है इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट का, वो ये है कि अगर कोई स्टेट इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करती है, वायलेट करती है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने कुछ राइट्स जो है उनको लूज़ कर सकती है। ये इस तरह होता है कि अगर एक बायलैटरल ट्रीटी है दो स्टेट्स के दरमियान और एक स्टेट जो है वो उस ट्रीटी के तहत अपनी कुछ ऑब्लिगेशंस को ब्रीच करती है और फुलफिल नहीं कर पाती, तो दूसरी स्टेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो उस ट्रीटी को कम्प्लीटली ख़त्म कर दे। इसके अलावा अगर कोई स्टेट इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच कर रही है तो बाकी स्टेट्स जो हैं, दूसरी स्टेट्स, उसके ऊपर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर भी एक्सर्ट कर सकती हैं। कई दफ़ा हमने देखा है कि किसी स्टेट के एम्बेसडर को निकाल दिया गया, बाकी रियासतों ने उसको निकाल दिया या अपने एम्बेसडर्स उस स्टेट से वापस मंगवा लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि वो स्टेट जो है वो किसी न किसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच कर रही है। और ये जो डिप्लोमेटिक प्रेशर्स हैं ये सिर्फ स्टेट से अप्लाई नहीं करती बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस तरह के स्टेप्स लेती हैं। जिस तरह के इसराइल ने जब इराक पे न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया तो IAEA ने इसराइल की जो मेंबरशिप थी उसको सस्पेंड कर दिया कुछ अर्से के लिए। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस तरह के स्टेप्स लेती हैं। ये जो मैकेनिज्म है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है इस तरह से कि जब एक डिप्लोमेटिक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है स्टेट के ऊपर तो वो उसको बहुत ज़्यादा अरसे के लिए सस्टेन नहीं कर सकती और बिल आखिर उसको अपनी जो वायलेशन है उसको किसी न किसी तरीके से रोकना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। बट ऑफ कोर्स ये मैकेनिज्म के अंदर जो मसला है वो ये कि ये स्टेट्स के प्रोरोगेटिव के ऊपर है। अगर वो चाहेंगी इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना तो वो उस तरफ चली जाएंगी, अगर वो नहीं चाहेंगे, अगर वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे तो फिर वो इंटरनेशनल लॉ की ब्रीच होती भी रही वो उसको इग्नोर करते रहते हैं। फाइनली इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट जो है वो जुडिशरी के थ्रू भी होती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, एक काफ़ी अहम अदालत है इंटरनेशनल लेवल पे। हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके डिस्प्यूट सेटलमेंट का, उसमें हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिटेल में देखेंगे। मगर यहाँ पे सिर्फ दो बातें मैं करता चलूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जुरिस्डिक्शन है वो हर स्टेट के लिए
ऑटोमेटिकली बाइंडिंग नहीं है। कोई भी रियासत अपनी मर्जी से चाहे तो वो उस जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट करती है। और साथ ही ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो फैसले हैं वो बाइंडिंग होते हैं, जो स्टेट पार्टीज हैं उनके लिए बाइंडिंग होते हैं, जो पार्टीज टू द डिस्प्यूट होती हैं उनके लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे ट्रिब्यूनल्स भी हैं। ईरान यूएस क्लेम्स ट्रिब्यूनल बनाया गया तेहरान हॉस्टेज क्राइसिस के बाद। उसमें क्लेम्स थे, ईरानी नेशनल्स के भी थे, यूएस नेशनल्स के भी थे, गवर्नमेंट्स के भी एक दूसरे के खिलाफ क्लेम्स थे। वो ट्रिब्यूनल अभी तक भी फंक्शन कर रहा है। बहुत सारे क्लेम्स जो हैं उसमें डिसाइड कर लिए गए हैं, अभी भी कुछ रहते हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, 2002 में इस्टेब्लिश की गई। उससे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स थे, फॉर्मर यूगोस्लाविया के लिए था, एक रवांडा के लिए बनाया गया था, जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ की जो वायलेशंस हैं उनको एड्रेस किया जाता था और अभी भी किया जा रहा है। फाइनली इंटरनेशनल लॉ की जो जुडिशियल इन्फोर्समेंट है वो नेशनल कोर्ट्स के थ्रू भी होती है। जो नेशनल अदालतें हैं, डोमेस्टिक अदालतें हैं, वो भी इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करती हैं, उसको इन्फोर्स करवाती हैं और उसकी बेसिस पे केस डिसाइड होते हैं। तो ये मैकेनिज्म्स हैं मेन कि इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट कैसे होती है। अब ये जो मैकेनिज्म्स हैं ये ऑफ कोर्स इनके अंदर मसाइल ज़रूर मौजूद हैं, ये परफेक्ट नहीं है। इनकी वीकनेसेस की, इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट की वीकनेस की जो बुनियादी वजह है वो क्या है? नंबर 1, इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस की बहुत कमी है। जिस तरीके से नेशनल लेवल पे हमें देखते हैं कि फिक्स्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जुडिशरी है, ये सारे अपने अपने दायरे कार में रह के काम करते हैं और इनके पास अथॉरिटीज़ हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे नहीं होता, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट भी वीक पड़ती है। जहाँ तक बात है एग्जीक्यूटिव की, जिसका काम होता है लॉ को इन्फोर्स कराना, तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी सिस्टमैटिक या फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल है, मगर सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ऑफ कोर्स स्टेट्स के कोऑर्डिनेशन के तहत ही काम करती है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स ना आए या अगर कोई वीटो आ जाए तो आपकी रेजोल्यूशन तो पास ही ना हुई। उसके बाद फिर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी भी नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ मेकिंग करती हो। इंटरनेशनल लॉ मेकिंग का तरीक़ेकार जो है वो मुख्तलिफ है, वो कई दफ़ा बहुत स्लो भी हो सकती है। और साथ ही जहाँ तक कोर्ट्स की बात है तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई फिक्स्ड या ऑब्लिगेटरी जुरिस्डिक्शन के साथ कोई कोर्ट मौजूद नहीं है। मेंबर स्टेट्स जो हैं, जो स्टेट्स हैं जितनी भी, वो अपनी मर्जी से चाहें तो उसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जो कि अनसेटल्ड है। इसराइल पैलेस्टाइन का इशू है, कश्मीर का इशू है, जो कि मोर देन हाफ सेंचुरी वो अनरिजॉल्व्ड है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ की वीकनेसेस की एक और वजह यह है कि इंटरनेशनल लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है, कुछ एरियाज़ के अंदर गैप्स मौजूद हैं। उस फ्लेक्सिबिलिटी को फिर कुछ स्टेट्स गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना अक्सर औकात या इंटरनेशनल लॉ की ब्रीचेस को रोकने के लिए हमें स्टेट्स के कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अब कई दफ़ा ये होता है कि एक स्टेट के पास दो कन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन तो उसके पास ये है कि जी वो इंटरनेशनल लॉ की जो ब्रीच है उसको रुकवाए, इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करें। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये होता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। स्टेट्स के डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं कुछ रियासतों के साथ, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम इंटरनेशनल लॉ की जो वायलेशंस हैं, ब्रीचेस हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं और हम तरजीह देंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट को। इसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ ब्रीच होता रहता है, वायलेट होता रहता है, जबकि जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट में मसले आते हैं। फाइनली इसके अंदर जो फाइनल पॉइंट है जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ की ब्रीचेस को रोकना मुश्किल है, वो ये है जी कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि फिक्स्ड हैं। इस तरह के आर्टिकल 2 4 यूएन चार्टर के मुताबिक यूज़ ऑफ फोर्स है।
यूज़ ऑफ फोर्स का जो है उसके अगेंस्ट जनरल प्रोहिबिशन है। कुछ इंसिडेंट्स हैं जो कि यूएन चार्टर के अंदर ही गिवन है, सेल्फ डिफेंस हो गया, या सिक्योरिटी काउंसिल के से इजाज़त के बाद आप मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। उन केसेस में तो आप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसके अलावा आप ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको मसला ये आता है कि अगर एक स्टेट इस प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है और वो दूसरी स्टेट के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है, तो जो वायलेटिंग स्टेट है उसको रोकना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, वो बहुत ब्रॉड स्केल पे होते हैं। नेशनल लेवल पे तो हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं, हमारे पास इदारे हैं, रिसोर्सेज हैं, मगर इंटरनेशनल लेवल पे इतनी मैसिव वायलेशंस को रोकना और उनको ताकत का बाय यूज ऑफ फोर्स उनको रोकना शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता कई दफ़ा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप रूल्स और प्रिंसिपल्स ना बनाए, रूल्स बने, प्रिंसिपल्स बने, मगर ये बात सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि हमें ये जहन में रहे कि इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट कुछ इंसिडेंट्स में इतनी आसान भी नहीं है। इसकी वजह से भी इंटरनेशनल लॉ की ब्रीचेस होती हैं और स्टेट्स जो हैं वो उसके ऊपर सिर्फ वो वर्बली उसको कंडेम कर सकती हैं, और वो करती भी हैं कुछ स्टेट्स, और कुछ स्टेट्स जो हैं वो बिल्कुल ही खामोश भी रहती हैं। तो ये है जी इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट, और उसकी इन्फोर्समेंट में जो वीकनेसेस हैं उसके इश्यूज। हम कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे अपने कोर्स में जिसमें लॉ मेकिंग है, इंटरनेशनल लॉ मेकिंग है, जिसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट है, और उसके अंदर यूज़ ऑफ फोर्स से रिलेटेड है। इन 3 चैप्टर्स के अंदर हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जिसके बाद आपको जो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमने चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं वो मज़ीद क्लियर होंगी हमें। तो अगला जो लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन का 3rd पार्ट, उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ की जो 2 मेन अप्रोचेज हैं वो क्या हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ की जो हिस्टोरिकली डेवलपमेंट हुई है वो किस तरीके से हुई है, और आज इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी क्या शक्ल है। तो ये था जी आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।